इस चैनल पर प्रस्तुत की गई सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इन्हें वास्तविकता से न जोड़ें। तो आइए सुनते हैं आज की एक नई काल्पनिक कहानी। शिवालिक होटल, प्रेसिडेंशियल सूट। रात का रंगीन नजारा विशाल खिड़कियों में झलक रहा था, मानो तारों भरी आकाशगंगा जमीन पर उतर आए हो, भव्य और चमकदार। राहुल वर्मा ने गिलास में रखा एक्सो धीरे से चखा, फिर उसकी निगाहें फोन पर टिकीं। 13.1 लाख खर्च हुए और 131 लाल लिफाफे मिले। क्या सभी लेना चाहते हैं? नेशनल फाइनेंशियल सेंटर में राहुल को ये लाल लिफाफे मिले थे, मगर उसने तुरंत नहीं लिए, क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या मिलेगा। अब कोई हिचक नहीं थी। हाँ, डिंग, बधाई हो, आपको 100 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 99 रुपये मिले। ... डिंग, बधाई हो, आपको प्रोफेसर स्तर का गणित अनुभव मिला। बेहतरीन गणितीय ज्ञान से कठिन समस्याओं को हल करें, एक आकर्षक प्रभाव दिखाएं। ... डिंग, बधाई हो, आपको पूर्ण एकाग्रता कौशल मिला। पूर्ण एकाग्रता से कठिन समस्याओं को आसानी से हल करने की क्षमता। 5% संभावना से प्रेरणा की चमक ट्रिगर हो सकती है। समर्पित और गंभीर पुरुष सबसे हैंडसम होता है। डिंग, बधाई हो, आपको 10,000 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको जयपुर शहर में विश्वकर्मा टावर की एक ऑफिस बिल्डिंग मिली। 1.31 लाल लिफाफों से राहुल को कुल करीब 5 लाख रुपये मिले। फिर उसका ध्यान प्रोफेसर स्तर के गणित अनुभव और पूर्ण एकाग्रता कौशल पर गया। प्रोफेसर स्तर का गणित अनुभव स्कूल में होता तो कितना अच्छा होता। पूर्ण एकाग्रता, ये तो शानदार लगता है। जब राहुल ने नजर उठाई तो कॉफी टेबल पर मालिकाना हक के कागजात का ढेर था। विश्वकर्मा टावर, पहली मंजिल, क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर, मालिक राहुल वर्मा। विश्वकर्मा टावर, पहली मंजिल, क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर, मालिक राहुल वर्मा। ... राहुल ने इन कागजात को अजीब नजरों से देखा। विश्वकर्मा टावर, क्या ये वही जगह नहीं जहां मैं काम करता हूं? तभी राहुल का फोन तेजी से बजा। राहुल, तुम आज काम पर क्यों नहीं आए? फोन से सहकर्मी मोहन सक्सेना की आवाज आई। राहुल को अब याद आया कि आज काम का दिन था। अरे, मैं बताना भूल गया, मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ, राहुल बोला। सिस्टम न भी आता तब भी राहुल इस्तीफे की योजना बना रहा था। अब बस ये पहले हो गया। इस्तीफा? मोहन एक पल को ठिठका और बोला, ठीक है, अगर वक्त मिले तो आकर काम मुझे सौंप देना, वरना सुपरवाइजर तुम्हारी पिछले महीने की तनख्वाह रोक सकता है। राहुल बोला, ठीक है, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। राहुल को तनख्वाह की परवाह नहीं थी, मगर वह हमेशा शुरू से अंत तक काम करने वाला इंसान था। अगर वह काम न सौंपता तो उसकी जगह लेने वाले को बहुत परेशानी होती। फोन काटने के बाद फोन हल्के से हिला। निहारिका मेहरा ने व्हाट्सएप पर एक तस्वीर भेजी थी। यह एक खूबसूरत चेहरा था, जिसके गले में चमकता समुद्र तारा हार था। पूरा व्यक्तित्व एक भव्य रोशनी से खिल रहा था, रहस्यमयी और सुंदर। निहारिका, मुझे बहुत पसंद आया, शुक्रिया। राहुल, हमारे बीच में शुक्रिया क्या, तुम्हें पसंद आया बस। निहारिका, कल से प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, मैं कुछ वक्त व्यस्त रहूंगी, शायद मुंबई में तुम्हारे साथ घूम न सकूं। राहुल, कोई बात नहीं, तुम अपने काम पर ध्यान दो, मगर काम और आराम का ध्यान रखना। राहुल, वैसे मैं भी कल जयपुर वापस जाऊंगा काम निपटाने, बाद में मुंबई आऊंगा। निहारिका, ठीक है। जयपुर शहर, विश्वकर्मा टावर। सुरेश गुप्ता पट्टा अनुबंध को देखते हुए बुदबुदाया, 2 महीने में खत्म हो रहा है। प्रॉपर्टी मैनेजर विनोद जी से अगले साल के लिए नवीकरण करना होगा, उम्मीद है ज्यादा बढ़ोतरी न हो। ये कहते हुए सुरेश ऑफिस से निकला और सीधे विश्वकर्मा टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर गया। विनोद जी, बहुत दिन हुए, क्या कर रहे हैं? सुरेश मुस्कुराते हुए बोला। विनोद मेहता बोले, कुछ अनुबंध और कागजात संभाल रहा हूँ। वैसे सुरेश जी, आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या बिना काम के विनोद जी से चाय नहीं पी जा सकती? सुरेश हंसा। बोलते हुए उसने एक डिब्बा निकाला और बोला, ये दार्जिलिंग की चाय है, मेरा दोस्त लाया था, मैं ज्यादा चाय नहीं पीता तो आपके लिए लाया हूँ। विनोद को चाय बहुत पसंद थी। दार्जिलिंग की चाय देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। सुरेश फिर बोला, हाँ, हमारी कंपनी का किराया 2 महीने में खत्म हो रहा है। विनोद जी, क्या कहते हैं, नवीकरण करें? विनोद ने लाचार स्वर में कहा। सुरेश जी, फिर शायद आपको आज खाली हाथ लौटना पड़े। विश्वकर्मा टावर किसी और को बिक चुका है। किसी और को बिक गया? सुरेश की आंखें फैल गईं, वह हैरान था। उसकी हैरानी बेवजह नहीं थी। विश्वकर्मा टावर जयपुर के शहर केंद्र में था, जहां जमीन की कीमत आसमान छूती थी। पूरे टावर की अनुमानित कीमत 100 करोड़ तक थी। कौन ऐसा शख्स हो सकता था जो इतनी बड़ी रकम दे सके, ये सोचना भी मुश्किल था। विनोद ने सिर हिलाया और बोला, तो नवीकरण के लिए नए मालिक के आने के बाद बात करनी होगी।
विनोद जी, क्या बता सकते हैं कि विश्वकर्मा टॉवर किसने खरीदा? सुरेश ने पूछा। विनोद थोड़ा हिचकिचाए, फिर बोले, वैसे भी आपको देर सबेर पता चल ही जाएगा, तो मैं बता देता हूँ। ये कहते हुए विनोद ने दराज से एक कागज निकाला। सुरेश ने जल्दी से देखा और हैरानी से बोला, राहुल वर्मा। टॉवर खरीदने वाला इतना युवा है। अगले दिन राहुल ने निहारिका को मैसेज भेजा, फिर फर्स्ट क्लास का टिकट लिया और जयपुर वापस आ गया। इस वक्त दोपहर हो चुकी थी। राहुल ने कंपनी जाने की बजाय हिल्टन होटल वापस जाना चुना, सोचकर कि अगली सुबह काम सौंप देगा। हिल्टन होटल की लॉबी में घुसते ही बड़े बड़े पोस्टरों ने उसका ध्यान खींचा। अंतर्राष्ट्रीय गणित अनुसंधान और चर्चा सम्मेलन में आपका स्वागत है। प्रमोद शर्मा, जयपुर यूनिवर्सिटी के गणित संकाय के डीन। अजय तिवारी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के गणित प्रोफेसर। जब 2 कैरेट 2 कैरेट n लेस देन p लेस देन 2 कैरेट 2 कैरेट n जोड़ 1 माप में 2 कैरेट n जोड़ 1 माइनस 1 एक अभाज्य संख्या है। राहुल को पहले उन लोगों के परिचय से कोई मतलब नहीं था, मगर जब उसने आखिरी गणितीय सूत्र देखा, उसकी उत्सुकता जागी। राहुल ने थोड़ा सोचा, पास रखा साइनिंग पेन उठाया और बड़े साइन बोर्ड पर तेजी से लिखना शुरू किया। पाइमअप 22 n कैरेट पाइमअप 22 n 1 इक्वल्स 2 n कैरेट 1 a। पाइमअप 22 n इक्वल्स 2 n जोड़ 1 कैरेट n माइनस 1 डॉट डॉट डॉट। टक टक टक। पूरे हॉल में तेज लिखने की आवाज गूंजी। पहले राहुल की लिखने की गति बहुत तेज थी, मगर जो का अनुमान एक विश्व स्तरीय समस्या थी। प्रोफेसर स्तर के गणित अनुभव के बावजूद वह जल्दी अटक गया और उसकी लिखने की गति धीमी पड़ती गई। यह एक उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते की तरह था, चढ़ना मुश्किल। फिर भी राहुल को चुनौतियां पसंद थीं। वह चुपचाप हिसाब करता रहा। डिंग। पूर्ण एकाग्रता, प्रेरणा की चमक ट्रिगर हुई। अचानक राहुल को जैसे पंख लग गए, उसकी धीमी गति फिर तेज हो गई। हिल्टन होटल के बाहर कुछ सूट बूट में सजे, शालीन दिखने वाले पुरुष और महिलाएं धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जयपुर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तकनीकी संस्थानों के शिक्षक, प्रोफेसर और नेता गणित सम्मेलन में आएंगे। सम्मेलन स्थल, खाना, सब तैयार है। प्रमोद शर्मा, गणित संकाय के डीन, ने पूछा। डीन प्रमोद, निश्चिंत रहें, मैंने सारी व्यवस्था कर ली है। यह अंतर्राष्ट्रीय गणित सम्मेलन भव्य होगा, अभय सिन्हा बोला। फिर चापलूसी में कहा, सब जानते हैं कि डीन प्रमोद ने जो के अनुमान पर बड़ी प्रगति की है। मुझे यकीन है कि यह सम्मेलन देश और दुनिया में धूम मचाएगा। कई लोग हिल्टन होटल की ओर बढ़ते हुए बातें कर रहे थे, उनके चेहरों पर मुस्कान खिली हुई थी। अगले ही पल सबके कदम अचानक रुक गए। हॉल में साइन बोर्ड पर एक युवक को तेजी से जटिल गणनाएं लिखते देखकर वे स्तब्ध रह गए। अभय सिन्हा ने ये देखा तो उसके माथे पर ठंडा पसीना छलक आया और वह घबराहट में डूब गया। अभी अभी उसने डीन प्रमोद शर्मा से कहा था कि यह अंतर्राष्ट्रीय गणित सम्मेलन भव्य और शानदार होगा। पलक झपकते ही साइन बोर्ड पर लिखावट। अब डीन प्रमोद शर्मा उसके बारे में क्या सोचेंगे। टक। तभी दूर से दो युवा छात्र आए, जो छात्रों जैसे दिख रहे थे। प्रमोद शर्मा, अभय सिन्हा और बाकियों को देखकर उनकी चाल तेज हो गई। अभय ने दबी आवाज में डांटा, क्या तुम्हें जगह सजाने को नहीं कहा था? लोग कहाँ गए? हमें अचानक पेट में दर्द हुआ, वॉशरूम गए थे। लंबे लड़के ने सफाई दी। पेट में दर्द? हाँ, देखो साइन बोर्ड का क्या हाल हुआ। अभय ने आगे की ओर इशारा किया। दोनों छात्रों ने जल्दी से साइन बोर्ड की ओर देखा। ये कोई गणनाएं क्यों लिख रहा है? लंबा लड़का बोला। कोई गणनाएं क्यों लिख रहा है? उसे जल्दी रोक दो, अभय ने डांटा। दोनों छात्र आगे बढ़ने को हुए। तभी अब तक चुप रहे प्रमोद शर्मा बोले, उसे परेशान मत करो। अभय और दोनों छात्र थोड़ा रुके, उनके चेहरों पर हैरानी थी। मगर प्रमोद ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस राहुल वर्मा को लगातार गणनाएं लिखते हुए देखते रहे। पास खड़े बुजुर्ग प्रोफेसर अशोक गुप्ता ने भी नजर डाली। अगले ही पल उनकी आंखें सिकुड़ गईं। वे हैरान होकर बोले, ये क्या ये जो के अनुमान का जवाब दे रहा है? युवा शिक्षक अजय तिवारी ने पूछा। प्रोफेसर अशोक, क्या आपको लगता है कि वह जो का अनुमान हल कर सकता है? प्रमोद शर्मा उत्साह से बोले, उसने पहले ही हल कर दिया। इस वक्त राहुल ने अंतिम जवाब लिखा। जब 2 कैरेट n लेस देन p लेस देन 2 कैरेट n जोड़ 1 माप में 2 कैरेट n जोड़ 1 माइनस 1 एक अभाज्य संख्या है। टक। फिर राहुल ने साइनिंग पेन रख दिया और सीधे लिफ्ट की ओर बढ़ गया, कमरे में आराम करने के लिए। 2 घंटे की उड़ान और एक गणित समस्या हल करने से वह थक गया था। प्रमोद शर्मा जल्दी से उसके पीछे दौड़े। राहुल का चेहरा देखते ही उनके चेहरे पर हैरानी छुप न सकी। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाया और बोले, हाय, क्या आप एक पल रुककर परिचय दे सकते हैं? मैं प्रमोद शर्मा हूँ, जयपुर यूनिवर्सिटी के गणित संकाय का डीन। पहले प्रमोद ने राहुल की पीठ से अंदाजा लगाया था कि वह युवा होगा, मगर इतना युवा होने की उम्मीद नहीं थी। शायद आज जगह सजाने वाले 2 ग्रेजुएट छात्रों से भी छोटा। बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार एक पारंपरिक गुण है।
प्रमोद 50 से ऊपर थे और विनम्रता से पेश आए। राहुल ने भी शिष्टाचार से जवाब दिया, हाथ मिलाया और बोला, हाय, मेरा नाम राहुल वर्मा है। तो आप श्रीमान राहुल हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है कि आप इतने युवा हैं और अभाज्य संख्याओं पर इतना अध्ययन कर चुके हैं, यहाँ तक कि जो का अनुमान भी हल कर दिया। प्रमोद ने सचमुच तारीफ की। पता नहीं, आप किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं? प्रमोद ने टटोलते हुए पूछा। राहुल मुस्कुराया और बोला, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ। प्रमोद ने ये सुनकर निराशा नहीं दिखाई, बल्कि और उत्साहित हो गए। तो पता नहीं श्रीमान राहुल, क्या आप जयपुर यूनिवर्सिटी में गणित प्रोफेसर बनने में रुचि रखते हैं? प्रमोद ने उत्सुकता से कहा। राहुल एक पल को ठिठका, उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रमोद ऐसा न्योता देंगे। राहुल की हिचक देखकर प्रमोद बोले, श्रीमान राहुल, चिंता न करें, जयपुर यूनिवर्सिटी आपको सबसे अच्छी सुविधाएं देगी। और अगर आपकी कोई और मांग हो, वह भी बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे पूरा करने की। राहुल ने समझाया, दीन प्रमोद, आपने मेरी बात गलत समझी। मैं सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ा हूँ, तो प्रोफेसर नहीं बन सकता। प्रमोद जल्दी बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी गणितीय क्षमता को डिप्लोमा की जरूरत नहीं। आम इंसान के लिए पढ़ाई जरूरी होती है, मगर जिसने अभाज्य संख्याओं को इस हद तक पढ़ा और जो का अनुमान हल कर दिया, वह साधारण नहीं था। कोई नहीं जानता कि वह भविष्य में क्या हासिल करेगा। प्रमोद को आज ऐसा मौका मिला था तो उसे छोड़ना नहीं था। राहुल ने प्रमोद की आंखों में सच्चाई देखी। वह नौकरी छोड़ने वाला था, मगर भविष्य में क्या करना है यह नहीं पता था। और उसके दिल में कॉलेज जीवन की एक हल्की चाहत भी थी। ये सोचकर राहुल आखिरकार बोला, जयपुर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनना छोड़िए, मगर अगर वहां पढ़ाई करने का मौका मिले तो शायद मुझे रुचि हो। प्रोफेसर बनने में लोगों को पढ़ाना पड़ता है, जो सोचने में ही मुश्किल लगता था। जाहिर है, छात्र बनना राहुल की इच्छा से ज्यादा मेल खाता था। आरामदायक, बेफिक्र और आजाद। राहुल की बात का पहला हिस्सा सुनकर प्रमोद के चेहरे पर अफसोस छा गया, मगर दूसरा हिस्सा सुनते ही उनका चेहरा मुरझाए कागज की तरह सिकुड़ गया और खुशी से बोले, ठीक है, मैं बाद में आपके लिए दाखिला प्रक्रिया पूरी करूंगा। दरअसल हाई स्कूल तक पढ़े इंसान को जयपुर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनाना मुश्किल था, मगर एक छात्र को विशेष रूप से भर्ती करना कहीं ज्यादा आसान था। दोनों की बात लगभग पक्की हो गई। फिर प्रमोद बोले, हाँ श्रीमान राहुल, आज जयपुर प्रांत की कई यूनिवर्सिटी के डीन, प्रोफेसर और शिक्षक होटल में गणित सम्मेलन के लिए आएंगे। क्या मैं आपको मंच पर अभाज्य संख्याओं और जो के अनुमान के बारे में बताने के लिए कह सकता हूँ? राहुल ने उबासी ली और बोला, नहीं, मुझे कमरे में जाकर सोना है, तो मैं हिस्सा नहीं लूंगा। आम इंसान के लिए कई डीन और प्रोफेसरों के सामने बोलना दुर्लभ मौका होता, मगर राहुल के लिए इस वक्त से बेहतर था कि वह ज्यादा सो ले। प्रमोद को थोड़ा अफसोस हुआ, मगर उन्होंने जोर नहीं दिया ताकि राहुल नाराज न हो। राहुल हिल्टन प्रेसिडेंशियल सूट में घुसा और पहले गर्म पानी से नहाया। फिर 1 लाख रुपए में वेटर से समुद्री भोजन और 1 बोतल एक्सो मंगवाया। डिंग, 1 लाख खर्च हुए और 10 लाल लिफाफे मिले। क्या सभी लेना चाहते हैं? हाँ, राहुल ने बेपरवाही से हाँ पर क्लिक किया। डिंग, बधाई हो, आपको 19,999 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 2,000 रुपये मिले। ... डिंग, बधाई हो, आपको 10,000 रुपये मिले। 10 लाल लिफाफों से राहुल को कुल 1,12,500 रुपये मिले। यानी उसने बड़ा भोजन खाने के लिए पैसे खर्च किए। न सिर्फ कुछ खर्च नहीं हुआ, बल्कि 10,000 से ज्यादा कमाए। राहुल ने बैंक से आए मैसेज को देखा, उसके चेहरे पर अजीब भाव थे। खा पीकर वह नर्म बिस्तर पर लेट गया और संतुष्ट होकर सो गया। अगले दिन सुबह की एक गर्म किरण खिड़की से बिस्तर पर पड़ी। राहुल वर्मा ने आलस भरी आंखें खोली। उसने आदतन फोन उठाया। स्क्रीन पर एक अनपढ़ बैंक मैसेज दिख रहा था। रात के 12 बजे SBI ने 70 लाख रुपए जमा किए। फिर राहुल उठा, नहाया और नीचे रेस्तरां में नाश्ता किया। इसके बाद लैम्बोर्गिनी शुरू की और विश्वकर्मा टावर की ओर तेजी से बढ़ चला। रास्ते में कई नजरें उसकी ओर खींची। विश्वकर्मा टावर, 7वीं मंजिल, नवोरान प्राइवेट लिमिटेड। नुकीले चेहरे वाली प्रीति कुमारी बोली, अभी अभी एक सिल्वर ग्रे सुपर स्पोर्ट्स कार पार्किंग में आई। हाय, अफसोस की कार में बैठे शख्स को नहीं देख पाए। उसकी आवाज में पछतावा था, चेहरा यादों में डूबा हुआ, मानो उसने करोड़ों का नुकसान कर लिया हो। थोड़ा रुककर बोली, मगर मुझे लगता है कि वो धनवान जरूर लंबा, हैंडसम और परफेक्ट होगा। गोल चेहरे वाली महिला बोली, धनवान कैसा दिखता है नहीं पता, मगर वो सुपर स्पोर्ट्स कार सच में शानदार है, बहुत शानदार। तभी राहुल वर्मा धीरे धीरे वहां आया और बोला, बस एक कार है, इसमें क्या खास? प्रीति ने कोने की नजर से उसे देखा और तिरस्कार से बोली, कुछ खास नहीं। तुम शायद उस सुपर स्पोर्ट्स कार का पहिया भी न खरीद सको और यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ये कहकर प्रीति अपनी मोटी एड़ी वाली सैंडल में आगे बढ़ गई, मानो राहुल के साथ ज्यादा देर रहने से उसकी शान कम हो जाएगी।
प्रीति अक्सर अपने चेहरे और कदकाठी का इस्तेमाल कर सहकर्मियों से काम करवाती थी, कभी मदद कभी सफाई। मगर राहुल पर उसकी ये चालें बेकार थीं। इससे प्रीति को बहुत चिढ़ थी और वह राहुल से नफरत करने लगी थी। राहुल के नज़रिए में जो काम उसका नहीं था वह उसे कभी नहीं करना था। खासकर ऐसी महिला के लिए जिसका चेहरा और कद नकलीपन से भरा था, वह मदद तो बिल्कुल नहीं करता। मैं उसका बाप नहीं हूँ, क्यों करूँ? राहुल ऑफिस में घुसा, फाइलें ठीक की और सब सहकर्मियों को सौंप दी। वह मुड़ा और जाने लगा, तभी प्रीति को मोटे सुपरवाइजर अर्जुन यादव के पास खड़े देखा, जो कुछ फुसफुसा रही थी। फिर अर्जुन भारी कदमों से आया और भारी आवाज में बोला, राहुल, तुम इस्तीफा देने जा रहे हो? हाँ, राहुल ने सहजता से कहा। मुझे तुम्हारी सौंपी फाइलें दिखाओ। अर्जुन ने फाइल उठाई और इधर उधर देखा, फिर चिल्लाया, ये क्या बकवास सौंपा है? वापस जाओ और ठीक करो। ये कहते हुए उसने फाइल राहुल पर दे मारी। राहुल की आंखें ठंडी हो गईं, वह तेजी से किनारे हटा। अर्जुन ने देखा कि राहुल बच गया, मानो उसकी इज्जत पर चोट लगी हो। उसने मेज से दूसरी फाइल उठाई और फिर राहुल पर फेंकी। राहुल ने शरीर हिलाया और फिर से बच निकला। बार बार हमला, सच में उसे मिट्टी समझ रखा है। राहुल का चेहरा सख्त हो गया। उसने पास रखा गिलास उठाया और सीधे अर्जुन के सिर पर दे मारा। धम्मा, गिलास टूट गया, खून छलक पड़ा। अर्जुन का मजबूत शरीर सीधे जमीन पर गिरा। वह सिकुड़कर गेंद बन गया, सिर पकड़े कराहने लगा। आह, मेरा सिर, बहुत दर्द हो रहा है। ऑफिस में खून की हल्की गंध फैल गई। अर्जुन अभी भी अपने खून भरे सिर को पकड़े था। बहुत कोशिश के बाद वह धीरे धीरे उठा और बोला, राहुल, तुमने ऐसा। आधे में गाली देते हुए वह रुक गया। राहुल के ठंडे चेहरे से डरकर बोला, तुमने मुझे मारा? मारा? मैंने कब मारा? राहुल हल्के स्वर में बोला। ये कहते हुए वह अर्जुन की ओर बढ़ा। राहुल की चाल और गति सामान्य थी, मगर अर्जुन इतना डर गया कि बार बार पीछे हटने लगा और घबराहट में बोला, तुम पास मत आओ। साथ ही उसकी नजरें ऑफिस में मदद मांग रही थीं, मगर अर्जुन कंपनी में तानाशाह था, कोई उसे पसंद नहीं करता था। कौन मदद करता? अर्जुन डर से चिल्लाया, अगर तुम आगे बढ़े तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। मगर राहुल ने जैसे सुना ही नहीं, वह आगे बढ़ता रहा। टक, तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। फिर सूट बूट में सजा सुरेश गुप्ता तेजी से अंदर आया। उसने ऑफिस का बेतरतीब हाल देखा, भौहें सिकुड़ी और गंभीर स्वर में बोला, क्या हुआ यहाँ? पहले राहुल का व्यवहार देख प्रीति इतना डर गई थी कि कोने में छुप गई थी, कुछ बोल नहीं पाई थी। अब सुरेश की आवाज सुनकर उसका चेहरा हल्का सा हिला। वह जल्दी बाहर आए और बोली, चेयरमैन, मुझे पता है क्या हुआ। ये कर्मचारी राहुल वर्मा इस्तीफा देना चाहता था। डायरेक्टर अर्जुन ने नियमों के मुताबिक काम सौंपने को कहा, मगर राहुल ने लापरवाही से काम सौंपा। डायरेक्टर अर्जुन ने उसे फिर से करने को कहा तो राहुल गुस्से में आकर उन्हें मारने लगा। ये कहते हुए प्रीति ने नर्म, कमजोर और डरी हुई शक्ल बनाई। यह उसकी पुरानी चाल थी, पुरुषों में रक्षा की भावना जगाकर उनके करीब आना। पहले प्रीति को सुरेश से ऐसा मौका नहीं मिला था, आज मिला तो वह इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। इस वक्त प्रीति मन ही मन सुरेश से नजदीकी के बाद की शानदार जिंदगी की कल्पना करने लगी। अर्जुन ने भी रोते हुए कहा, चेयरमैन, आपको मेरे लिए इंसाफ करना होगा। सुरेश ने ये सुना, उसकी भौहें और सिकुड़ गईं। वह लड़ाई से नाराज नहीं था, बल्कि उसे लगा कि राहुल वर्मा नाम कहीं सुना हुआ था। अगले ही पल सुरेश की आंखें सिकुड़ गईं। वह तेज कदमों से राहुल के सामने पहुंचा, हल्का झुका और हाथ बढ़ाकर बोला, श्रीमान राहुल, नमस्ते। सुरेश को आखिरकार याद आया कि उसने राहुल वर्मा नाम कहाँ सुना था। विश्वकर्मा टॉवर का नया मालिक राहुल वर्मा था। कल उसने राहुल की तस्वीरें भी देखी थीं। प्रीति ने सुरेश को राहुल से इतने अच्छे लहजे में बात करते देखा। अच्छा लहजा नहीं, सिर्फ अच्छा नहीं, उसमें सम्मान की झलक थी। प्रीति को कुछ समझ आया और बोली, चेयरमैन, शायद आपने गलत इंसान पहचान लिया। राहुल वर्मा हमारी कंपनी का एक साधारण कर्मचारी है। उसने अभी डायरेक्टर अर्जुन को मारा। वह बहुत असभ्य है, सावधान रहें, कहीं आपको चोट न लगे। विश्वकर्मा टॉवर के मालिक को सामने असभ्य कहना, उसकी हिम्मत कैसे हुई? अगर प्रीति की वजह से राहुल विश्वकर्मा टॉवर का पट्टा नवीकरण न करे तो कितना नुकसान होगा। ये सोचकर सुरेश के मन में आग भड़क उठी। अगर राहुल सामने न होता तो वह प्रीति को खूब डांटता। और गलत पहचान की बात, ये नामुमकिन था। नाम और चेहरा कल देखे गए से बिल्कुल मिलता था। राहुल के ब्रांडेड कपड़े ही बता रहे थे कि वह साधारण नहीं था। ऊपर से उसकी कलाई पर वाशरॉन कॉन्स्टेंटिन टूर डी एल घड़ी, जो करोड़ों की थी। ये सब साबित करता था कि सामने वाला विश्वकर्मा टॉवर का मालिक ही था। राहुल वर्मा को सुरेश गुप्ता का अपने प्रति इतना विनम्र व्यवहार देखकर थोड़ा सोचने के बाद कारण का अंदाजा हो गया। उसने हाथ बढ़ाया और सुरेश से हल्के से हाथ मिलाया, फिर मुस्कुराकर बोला, सुरेश जी, आपकी कंपनी में मेरा स्वागत कुछ खास नहीं लग रहा।
सुरेश ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ कहा, श्रीमान राहुल, माफ करें, मैंने कर्मचारियों की भर्ती में ठीक से ध्यान नहीं दिया। अर्जुन यादव दोनों की बातें सुन रहा था और उसके दिल में अजीब सी बेचैनी उठने लगी। वह घबराहट में बोला, चेयरमैन राहुल वर्मा के झूठ में मत फंसिए, ये शख्स बातें गढ़ने में माहिर है। सुरेश ने पलटकर गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो। गढ़ने में? ये पूरा विश्वकर्मा टॉवर श्रीमान राहुल का है, तुम्हें क्या लगता है वह क्या गढ़ेगा? धम्म। ये बात सबके दिलों में गोले की तरह फटी। वहां मौजूद हर शख्स स्तब्ध रह गया। विश्वकर्मा टॉवर जयपुर के शहर केंद्र में था, जहां जमीन की कीमतें आसमान छूती थीं। पूरा ऑफिस टॉवर 100 करोड़ का था। ये हर किसी के लिए एक खगोलीय रकम थी, और विश्वकर्मा टॉवर राहुल वर्मा का था। प्रीति कुमारी के मन में अनंत पछतावा जाग उठा। मुझे पता होता, राहुल इतना अमीर है, मैं नंगे बदन भी उससे चिपक जाती। मेरे पास एक धनवान से शादी करने का मौका था। राहुल बोला, सुरेश जी की बात में दम है। आपकी कंपनी को कर्मचारियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कहते हैं न, एक सड़ा चूहा सारी खीर खराब कर देता है। कुछ सड़े चूहों को साफ करना चाहिए और वक्त पर साफ करना चाहिए, वरना सच में कुछ हो गया और पछतावा हुआ तो देर हो जाएगी। सुरेश ने सिर हिलाया और बोला, श्रीमान राहुल की बात सही है। फिर ठंडे स्वर में कहा, अर्जुन यादव, आज से तुम्हें नवुरान कंपनी में काम पर आने की जरूरत नहीं। अर्जुन ने ये सुना तो उसका चेहरा फंका पड़ गया। नवुरान में डायरेक्टर बनने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी, उसे अच्छी तनख्वाह मिलती थी। वह अक्सर रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने अपनी शान दिखाता था। अगर उसे निकाल दिया गया तो अर्जुन को लगा कि उसका आसमान रह जाएगा। वह चिल्लाया, चेयरमैन, आप मुझे निकाल नहीं सकते, मुझे श्रम कानून की सुरक्षा है। मैं निकाला नहीं जा सकता। और भले ही राहुल विश्वकर्मा टॉवर का मालिक हो, वह किसी को यूं ही नहीं मार सकता। मैं कोर्ट में मुकदमा कर सकता हूँ। ये कहते हुए अर्जुन ने अपने मोटे पेट को थाम लिया, मानो उसे अपनी ताकत वापस मिल गई हो। राहुल मुस्कुराया और बोला, मुझ पर मुकदमा? ठीक है, मैं इंतजार करूंगा कि तुम मुकदमा करो। जरा सोचूं, लड़ाई झगड़े में ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन की सजा होगी, और पहला हाथ मेरा नहीं था, शायद बस कुछ शब्दों की नसीहत मिले। मगर अर्जुन यादव, अगर मैंने तुम्हारे और जिदा कंपनी के बीच खरीद अनुबंध की जांच करवाए, तब क्या निकलेगा, और उसे पुलिस को सौंप दिया तो नतीजा क्या होगा? ये सुनते ही अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने खरीद में ढेर सारी रिश्वत ली थी, बड़ी बड़ी रकम। अगर पुलिस ने जांच की तो शायद 10 साल से ज्यादा की सजा हो सकती थी। अर्जुन घबराया, मैं तुम पर मुकदमा नहीं करूंगा। मैं अभी नवुरान कंपनी छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहकर उसने सामान पैक करने की भी जहमत नहीं उठाए और भागते हुए बाहर निकल गया। एक तमाशा यहीं खत्म हुआ। नवुरान कंपनी, चेयरमैन का ऑफिस। सुरेश गुप्ता ने खुद राहुल को चाय दी और माफी मांगी। श्रीमान राहुल, माफ करें, आपको ये सब देखना पड़ा। राहुल ने बेफिक्री से कहा, कोई बात नहीं, ये छोटी सी बात है। सुरेश बोला, मुझे अभी पता चला कि श्रीमान राहुल हमारी कंपनी में काम करते थे। हाँ, बोर हो गया था तो खेलने आया था, राहुल बोला। सुरेश ने चापलूसी की। खेल का संसार, श्रीमान राहुल वाकई अलग हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद सुरेश ने आखिरकार मुद्दा उठाया। हमारी नवुरान कंपनी का विश्वकर्मा टॉवर में पट्टा 2 महीने बाद खत्म हो रहा है। पता नहीं श्रीमान राहुल के लिए कब सुविधाजनक होगा कि हम नवीकरण अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। सुरेश ने पूछा। राहुल बोला, अरे ये तो पहले सालों की तरह ही कर लें, मैं बाद में प्रॉपर्टी वालों से निपटवा दूंगा। सुरेश के चेहरे पर खुशी की चमक आई। कीमतें और किराया हर तरफ बढ़ रहे थे। पिछले सालों की तरह करना उसके लिए फायदा था। कुछ और हल्की बातें करने के बाद राहुल ज्यादा नहीं रुका। वह सीधे अंडरग्राउंड पार्किंग में गया, लैम्बोर्गिनी शुरू की और बाहर की ओर बढ़ चला। प्रीति कुमारी, जो पार्किंग में खड़ी थी, ने यह नज़ारा देखा। उसके चेहरे पर पछतावा और गहरा हो गया। तो राहुल वही सुपर स्पोर्ट्स कार वाला था। तभी उसने कहा था कि सुपर स्पोर्ट्स कार चलाना कोई बड़ी बात नहीं। राहुल को प्रीति के विचारों का पता नहीं था। वह लैम्बोर्गिनी तेजी से चलाता हुआ आगे बढ़ा। जब राहुल हिल्टन होटल लौटा, ठीक 12 बजे बज रहे थे। अचानक फोन हिला और लाल लिफाफा उभरा। डिंग, बधाई हो, आपको 3 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको ड्रैगन टीम 10 के कप्तान का पहचान पत्र मिला। ... डिंग, बधाई हो, आपको 999 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 5000 रुपये मिले। जल्द ही 1 मिनट बीत गया। इस बार राहुल को कुल 50,000 से ज्यादा रुपये मिले। इस छोटी रकम की उसे परवाह नहीं थी। राहुल ने सीधे ड्रैगन टीम 10 के कप्तान के पहचान पत्र पर नजर डाली। ड्रैगन टीम 10 कप्तान का पहचान पत्र, पहचान वस्तु इस्तेमाल करने पर वह भारत ड्रैगन ग्रुप की 10वीं टीम का कप्तान बन जाएगा। स्थानीय स्तर पर शहर के नेताओं के बराबर और अन्य विशेषाधिकार। खास पहचान से खास आकर्षण दिखेगा।
राहुल ने इसे देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। ड्रैगन ग्रुप की 10वीं टीम का कप्तान, ये ताकत बहुत बड़ी थी। राहुल ने बिना हिचक के पहचान पत्र इस्तेमाल कर लिया। पल भर में उसके हाथ में एक नक्काशीदार ड्रैगन आकार का टोकन हवा से प्रकट हो गया। राहुल इसे देखना चाहता था, तभी फोन तेजी से बजा। प्रिया, आज फोन क्यों किया? राहुल ने फोन उठाया और मुस्कुराते हुए पूछा, मगर फोन से सिसकने की आवाज आई। राहुल की मुस्कान फौरन गायब हो गई। वह घबराकर बोला, प्रिया क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुम्हें परेशान किया? बताओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। प्रिया वर्मा सिसकते हुए बोली, भैया पापा बीमार हो गए, बहुत खून बह गया। ये सुनते ही राहुल के दिल पर जैसे भारी पत्थर गिरा। बहुत दर्द, दम घुटने जैसा। राहुल जल्दी बोला, प्रिया बताओ, पापा को इतना खून क्यों बहा? वे अभी कैसे हैं? कुछ दिन पहले पापा खाना खा रहे थे, तभी अचानक उन्होंने खून उगला, फिर एम्बुलेंस उन्हें हॉस्पिटल ले गई। कल डॉक्टर ने कहा पापा के पेट में ट्यूमर है। ये कहते हुए प्रिया जोर जोर से रोने लगी और बोली, भैया अब क्या करें? मुझे बहुत डर लग रहा है। राहुल ने ढाढ़स बंधाया, पापा ठीक हो जाएंगे, प्रिया चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ। अपनी बहन प्रिया का फोन काटने के बाद राहुल ने अपनी मां शांति वर्मा का नंबर डायल किया। थोड़ी देर बाद फोन धीरे से जुड़ा। राहुल, तुमने फोन क्यों किया? शांति वर्मा की कर्कश आवाज फोन से आई। राहुल बोला, पापा कैसे हैं? ऑपरेशन हुआ, प्रिया ने बताया। मैंने उस लड़की से कहा था कि तुम्हें न बताए, शांति ने दोष लगाया। राहुल, चिंता मत करो, थोड़ी देर में जब तुम्हारे पापा का ऑपरेशन हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। राहुल बोला, माँ मैंने अभी आपके बैंक कार्ड में कुछ पैसे डाले हैं। पापा के लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढना, मैं अभी जयपुर से वापस आ रहा हूँ। दरअसल पापा की बीमारी की खबर न भी होती, तब भी राहुल जल्द घर लौटने वाला था। फोन काटने के बाद शांति का फोन हल्के से हिला। SBI 5 लाख रुपए जमा। शांति ने फोन स्क्रीन पर 0 की लंबी कतार देखी और वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। ताज होटल की 4थी मंजिल का कमरा शांत था, लेकिन राहुल वर्मा का मन अशांत। वह फोन पर अपनी मां शांति वर्मा से बात कर चुका था और अब उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपने पिता रमेश वर्मा का पीला चेहरा घूम रहा था। उसने खाने की मेज की ओर देखा, वहां रखा नाश्ता अब ठंडा हो चुका था, मगर उसका पेट भूख से नहीं, चिंता से भरा था। उसने बिना वक्त गंवाए जूते पहने, कमरे की चाबी जेब में डाली और तेज कदमों से बाहर निकल गया। अंडरग्राउंड पार्किंग में उसकी लैम्बोर्गिनी चुपचाप खड़ी थी, जैसे कोई शिकारी अपनी अगली छलांग का इंतजार कर रहा हो। राहुल ने चाबी घुमाई और इंजन की गहरी गर्जना ने पार्किंग की दीवारों को हिला दिया। यह आवाज सिर्फ धातु और मशीन की नहीं थी, यह उसकी बेचैनी की गूंज थी। उसने गाड़ी को तेजी से बाहर निकाला और जयपुर की सड़कों पर वह एक तूफान बनकर दौड़ पड़ा। पहले जब वह ड्राइव करता था तो उसकी गति में एक ठहराव होता था। वह सुपरकार को भी साधारण गाड़ी की तरह चलाता था, धीरे, संयमित और बिना शोर के। लोग अक्सर उसकी इस शैली पर हैरानी जताते थे, मगर आज राहुल का मिजाज दूसरा था। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गई थीं और हर मोड़ पर वह गति को चुनौती दे रहा था। सड़कें उसके लिए सिर्फ रास्ता नहीं, एक रेस कोर्स बन गई थीं। इंजन की गर्जना बार बार हवा में गूंजती, जैसे वह दुनिया को बता रही हो कि आज राहुल का दिल सिर्फ एक मंजिल की ओर दौड़ रहा था। हाईवे पर पहुंचते ही उसकी लैम्बोर्गिनी को जैसे पंख लग गए। यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं था, कोई रुकावट नहीं। वह पानी में मछली की तरह बेरोक-टोक बढ़ चला। हर सेकंड के साथ गति बढ़ती गई, 100, 150, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। उसका पेशेवर ड्राइविंग कौशल और पूर्ण एकाग्रता उसे इस रफ्तार का मालिक बना रहे थे। स्टीयरिंग पर उसकी पकड़ अटल थी और उसकी आंखें सिर्फ आगे की सड़क पर टिकी थीं। वह अपने माता पिता के पास सबसे कम समय में पहुंचना चाहता था और इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। इसी हाईवे पर एक नीली साड़ी में लिपटी युवती अपनी चटक लाल फरारी को चला रही थी। उसका चेहरा शांत था, जैसे चांदनी रात का कोई नाजुक सपना, मगर उसकी ड्राइविंग में एक ज्वाला थी, तेज, चतुर और बेखौफ। तभी उसे दूर से इंजन की गहरी गर्जना सुनाई दी। उसने रियरव्यू मिरर में देखा, एक सिल्वर ग्रे लैम्बोर्गिनी उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। उसकी आंखें, जो सितारों सी चमकती थीं, उत्साह से भर उठीं। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान खेलने लगी। उसने अपनी नाजुक टांग से एक्सीलेटर को जोर से दबाया। धम्म, फरारी ने शेर की तरह दहाड़ मारी और उसकी गति आसमान छूने लगी। यह एक अनघटित रेस की शुरुआत थी। ये युवती बाहर से शांत और कोमल दिखती थी, मगर उसके भीतर एक जुनून जल रहा था। उसकी ड्राइविंग चरम गति को चुनौती देती थी, जैसे वह हवा से रफ्तार छीन लेना चाहती हो। मगर आज उसका मुकाबला राहुल से था। वह जितनी तेजी बढ़ाती, राहुल उतना ही करीब आता। हर मोड़ पर उसकी गति उससे आगे निकलती। आखिरकार एक तीखे मोड़ पर राहुल ने तेज हवा के झोंके के साथ उसे पीछे छोड़ दिया। युवती ने खिड़की से राहुल की गाड़ी को देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, मगर अब वह सिर्फ तेजी से दूर जाते टेल लाइट्स को देख सकती थी।
वह धीरे से बोली, अरे ALF 666, उम्मीद है जल्द फिर मिलें। उसकी आवाज़ में हल्की हार और गहरी उत्सुकता थी। राहुल का ध्यान इस रेस पर नहीं था, उसका मन सिर्फ अपने पिता के पास पहुंचने में लगा था। जयपुर से किंग्स सिटी ज्यादा दूर नहीं थी। कुछ ही घंटों में वह किंग्स सेंट्रल हॉस्पिटल के सामने खड़ा था। उसने तेज कदमों से वार्ड का दरवाजा खोला। उसके पिता रमेश वर्मा बेड पर लेटे थे, ऑक्सीजन मास्क से सांस लेने की कोशिश में। उनका चेहरा, जो पहले सख्ती और हिम्मत से भरा था, अब झुर्रियों और पीलेपन में डूबा था। राहुल के सीने में एक तेज दर्द उठा, जैसे कोई उसे भीतर से काट रहा हो। खट, तभी वार्ड का दरवाजा फिर खुला। उसकी मां शांति वर्मा अंदर आए। वह थकी हुई दिख रही थी, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। राहुल, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? शांति ने हैरानी से पूछा। उसकी आवाज में थकान और राहत दोनों थी। राहुल ने चुप रहने का इशारा किया और बाहर बात करने का संकेत दिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी बातों से पिता का आराम भंग हो। गलियारे में, जहां हॉस्पिटल की ठंडी हवा चल रही थी, राहुल ने मां को गौर से देखा। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों की नींद गायब हो चुकी हो। वह बोला, मां, पापा की हालत अब क्या है? शांति पहले राहुल से सच छुपाना चाहती थी ताकि वह परेशान न हो, मगर अब वह सामने था तो छुपाने का कोई मतलब नहीं था। उसने गहरी सांस ली और बोली, तुम्हारे पापा के पेट में ट्यूमर है। बाद में फीस जमा करने के बाद 2 दिन में ऑपरेशन तय होगा। उसकी आवाज कांप गई और आंखें नम हो आईं। वैसे तुमने अभी तक नहीं बताया, वो 50 लाख क्या माजरा है? जब रमेश बीमार पड़े, शांति को लगा था कि उसकी दुनिया उजड़ गई। फिर भी उसने अकेले सब सहा, कभी किसी से शिकायत नहीं की। 2 दिनों से वह रमेश की देखभाल के साथ साथ पैसे जुटाने की कोशिश में लगी थी, मगर ऑपरेशन के लिए लाखों चाहिए थे और वह इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर पाई थी। आज राहुल ने 50 लाख भेजे, जिससे शांति को राहत की सांस मिली, पर उसने फीस जमा करने में हिचक दिखाई। राहुल एक साधारण कर्मचारी था, इतने पैसे कहां से आए? उसे डर था कि कहीं राहुल ने कोई गलत रास्ता न चुन लिया हो। अगर इन पैसों की वजह से उसका बेटा मुश्किल में पड़ गया तो वह खुद को कभी माफ न करती। राहुल ने मां की आंखों में चिंता देखी। वह शांति से बोला, मां, आप निश्चिंत होकर इस्तेमाल करें। ये सारे पैसे मैंने स्टॉक और बिटकॉइन से कमाए हैं और ये तो बस एक छोटा हिस्सा है। अब हमारे परिवार को पैसों की कमी नहीं है। सिस्टम का सच वह किसी से नहीं बांटना चाहता था, न अपने माता पिता से, न बहन से। ये भरोसे की कमी नहीं थी। वह जानता था कि अगर उसने बताया तो वे यकीन नहीं करेंगे और उनकी चिंता बस बढ़ेगी। शांति ने सुना था कि स्टॉक और बिटकॉइन से लोग रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। राहुल की बात सुनकर उसने चुपचाप राहत की सांस ली, फिर गहरी चिंता से वार्ड की ओर देखा। थोड़ी देर बाद कर्कश आवाज में बोली, मैं पहले फीस जमा कर आती हूँ। राहुल ने उसे रोका, माँ, आप बैठकर थोड़ा आराम करें, मैं जाकर दे आता हूँ। हॉस्पिटल में मरीजों की भीड़ थी। पेमेंट विंडो पर लंबी कतार लगी थी। लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, कुछ चिंतित, कुछ अधीर। तभी सफेद कोट में डॉक्टरों का एक समूह और कुछ सफेद शर्ट पहने, ऊंचे ओहदे की हवा वाले मध्यम आयु के लोग अंदर आए। उनके पीछे माइक्रोफोन और कैमरे लिए पत्रकार थे। राहुल के पास खड़ा एक लंबा पतला शख्स हैरानी से बोला, कैमरे भी हैं? क्या हो रहा है? एक छोटे कद का शख्स बोला, क्या तुमने खबरें नहीं देखी? चश्मे वाला शख्स शहर का बड़ा नेता है। हाय राम, शहर के नेता हॉस्पिटल आए, तो क्या हम आज टीवी पर दिखेंगे? लंबा शख्स उत्साह से चहक उठा। राहुल ने उनकी बातें सुनी। उसकी आंखें हल्के से सिकुड़ी और वह तेज कदमों से आगे बढ़ा। नेता गार्ड से घिरे थे, आम लोग पास नहीं पहुंच सकते थे, मगर राहुल कोई आम इंसान नहीं था। उसने गार्ड्स को चकमा दिया और नेता के सामने खड़ा हो गया। आप कौन? नेता ने हैरानी से पूछा। राहुल ने जेब से ड्रैगन टोकन निकाला और बोला, नेताजी, क्या आपके पास अकेले में बात करने का वक्त है? नेता की शांत आंखें सिकुड़ गईं। उसने पहले भी ऐसा टोकन देखा था और जानता था कि इसका मतलब क्या है। उसने सिर हिलाया और बोला, बिल्कुल। फिर पास खड़े गंजे डॉक्टर से कहा, दीन प्रकाश, क्या हमें कोई शांत जगह मिल सकती है? दीन प्रकाश बोले, हाँ बड़े नेता, इधर से आएं। जल्द ही दीन प्रकाश दोनों को एक विशाल सम्मेलन कक्ष में ले गया। राहुल बोला, दीन प्रकाश, आप भी रुक सकते हैं। दीन प्रकाश ने जवाब दिया, ठीक है। तीनों कुर्सियों पर बैठ गए। कक्ष में सन्नाटा था, सिर्फ एस बड़ी ई की हल्की गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। राहुल ने बिना समय गंवाए सीधे बात शुरू की, बड़े नेता, दरअसल मैं इस बार आपसे एक निजी मसले में मदद मांगने आया हूँ। नेता ने ये सुना तो नाराज नहीं हुए, उल्टा उनके मन में एक हल्की खुशी जगी। हालांकि राहुल का स्तर उनके बराबर था, मगर उसके विशेष अधिकार उनसे कहीं ज्यादा थे। अगर वह राहुल की मदद कर पाया तो दोनों के बीच की दूरी कम हो सकती थी। नेता के लिए यह एक सुनहरा मौका था।
हालांकि फीस जमा करने के बाद राहुल वर्मा अपने पिता रमेश वर्मा के लिए ऑपरेशन का इंतजाम कर सकता था, लेकिन उसे यह बात अच्छी तरह समझ थी कि हर ऑपरेशन में जोखिम होता है। वह अपने पिता के लिए सबसे बेहतरीन डॉक्टर ढूंढना चाहता था ताकि जोखिम को कम से कम किया जा सके। सम्मेलन कक्ष की शांत माहौल में उसने बड़े नेता की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, मेरे पापा को 2 दिन पहले पेट में ट्यूमर की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप इस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ को जानते हैं। बड़े नेता ने राहुल की बात सुनी और उसकी आंखों में एक चमक उभरी। वह थोड़ा ठहरकर बोला, 100 गुणों में सबसे पहला है माता पिता की सेवा। अपने पिता की सेहत के लिए इतना दौड़ भाग करना सचमुच दुर्लभ है। उसकी आवाज में प्रशंसा थी। फिर वह मुस्कुराया और आगे बोला, मैं उन लोगों की बहुत इज्जत करता हूं जो अपने माता पिता के प्रति इतने समर्पित हों। मेरा नाम विजय शर्मा है, आपसे उम्र में थोड़ा बड़ा हूं। अगर आपको बुरा न लगे तो मुझे विजय भैया कह सकते हैं। पास बैठे दीन प्रकाश ने यह सुना तो उसके मन में हल्की हलचल हुई। पहले उसे शक था कि राहुल की पहचान कुछ खास हो सकती है। आखिर विजय शर्मा जैसे बड़े नेता अपनी हॉस्पिटल की निरीक्षण योजना को स्थगित कर अकेले में उससे मिलने नहीं आए होंगे। मगर अब जब विजय ने खुद को विजय भैया कहलवाने की बात कही तो दीन प्रकाश की हैरानी की सीमा न रही। शहर के सबसे बड़े नेता को विजय भैया कहना, यह उसके कल्पनाशक्ति से परे था। राहुल ने हल्के से मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं आपको विजय भैया कहूँगा। वैसे मेरा नाम राहुल वर्मा है। विजय शर्मा खुशी से बोला, अच्छा, तो मैं आपको राहुल भैया कहूँगा। थोड़ा रुककर उसने फिर कहा, क्या अंकल रमेश हमारे किंग्स सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती हैं? दीन प्रकाश यही हैं। राहुल भैया, आप पहले उन्हें अंकल की हालत बता दें। राहुल ने सिर हिलाया और फिर से हालात समझाए। उसकी आवाज में एक बेचैनी थी जो हर शब्द के साथ साफ झलक रही थी। दीन प्रकाश ने ध्यान से सुना और तुरंत बोला, मैं अभी ऑन्कोलॉजी के विशेषज्ञों की बैठक बुलाता हूँ। थोड़ी देर बाद कई डॉक्टर कागजात लिए सम्मेलन कक्ष में आए। उन्हें पहले से पता था कि राहुल की पहचान असाधारण है। उन्होंने रमेश वर्मा की रिपोर्ट को गौर से पढ़ा और सलाह दी। एक डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, श्रीमान रमेश का ट्यूमर देर से पकड़ा गया है। अगर सामान्य सर्जरी की गई तो जोखिम ज्यादा होगा, और अगर यह सफल भी हुई तो बाद की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। राहुल ने यह सुना तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में चिंता और गुस्सा दोनों थे। विजय शर्मा ने हालात भांपते हुए कहा, तो अगर दिल्ली ट्रांसफर करें तो? एक डॉक्टर ने जवाब दिया, श्रीमान रमेश की मौजूदा हालत में इतनी लंबी यात्रा सहना मुश्किल होगा। कक्ष में सन्नाटा छा गया। माहौल भारी हो उठा। तभी सोने के चश्मे वाला डॉक्टर बोला, अगर दिल्ली के मेडिकल बोर्ड के डायरेक्टर डॉक्टर संजय मेहरा यहाँ आए और फ्लाइंग नाइफ तकनीक से ऑपरेशन करें तो जोखिम और बाद के प्रभाव को कम किया जा सकता है। बाकी डॉक्टरों ने सहमति में सिर हिलाया। आमतौर पर डॉक्टर खुलेआम यह नहीं मानते कि उनका ज्ञान किसी से कम है, मगर यहाँ वे सब कुछ भूल गए थे। चश्मे वाला डॉक्टर आगे बोला, मेरी जानकारी के मुताबिक डॉक्टर संजय मेहरा कल जयपुर मेडिकल बोर्ड की बैठक के लिए गए थे। विजय शर्मा ने यह सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वह बोला, अगर ऐसा है तो बात आसान हो गई। मैं दिल्ली मेडिकल बोर्ड से परिचित हूँ। डॉक्टर संजय मेहरा को किंग सिटी बुलाना संभव होगा। राहुल ने गंभीरता से कहा, तो विजय भैया, ये परेशानी आप उठाएंगे? परेशानी कहाँ राहुल भैया, अंकल रमेश की मदद करना मेरे लिए खुशी की बात है, विजय शर्मा ने कहा। वह सच कह रहा था। विजय राहुल से दोस्ती करना चाहता था और अब उसे मौका मिला था। उसने फौरन दिल्ली मेडिकल बोर्ड के पुराने डीन का नंबर डायल किया। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने डॉक्टर संजय मेहरा को किंग सिटी आने का अनुरोध किया। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर संजय का फोन आया। वह अगली सुबह किंग सिटी पहुंचने को तैयार थे। सब कुछ तय हो गया। राहुल ने गहरी सांस ली, जैसे उसके कंधों से एक बोझ हल्का हुआ हो। तभी एक मध्यम आयु का शख्स सफेद शर्ट में, हाथ में एक शानदार फल टोकरी लिए धीरे धीरे अंदर आया। विजय शर्मा ने उसे देखा और बोला, राहुल भैया, अब डॉक्टर संजय मेहरा ऑपरेशन करेंगे तो अंकल रमेश बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए अब उनसे मिलने चलते हैं। राहुल ने सिर हिलाया, ठीक है। वार्ड में रमेश वर्मा की हालत अभी भी खराब थी, मगर उनकी आंखें खुली थीं। शांति वर्मा गर्म तौलिए से उनके माथे को पोंछ रही थी। रमेश ने धीमी आवाज में पूछा, तुमने अभी कहा कि राहुल वापस आ गया? हाँ, और वह अब बहुत कामयाब है। उसने तुम्हारे ऑपरेशन के लिए बड़ी रकम दी है, तो अब तुम निश्चिंत होकर इलाज करवाओ, शांति ने कहा। रमेश ने ये सुना तो खुश होने की बजाय उनकी भौहें सिकुड़ गईं। वह बोले, उसने इतने पैसे निकाले, कहीं उसने कोई गलत काम तो नहीं किया? खट। शांति कुछ समझाने वाली थी कि तभी वार्ड का दरवाजा खुला। राहुल, विजय शर्मा, दीन प्रकाश और डॉक्टरों का एक समूह एक के बाद एक अंदर आए। राहुल ने अपने पिता को बेड पर बैठे देखा और उत्तेजना से बोला, पापा आप जाग गए? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले नींद खुली, रमेश ने कहा।
फिर उनकी नजरें विजय शर्मा, दीन प्रकाश और बाकियों पर पड़ी, जिनमें हैरानी थी। खासकर विजय शर्मा को देखकर उनकी आंखों में सवाल और गहरा गया। उन्हें लगा जैसे ये चेहरा कहीं देखा हुआ हो। राहुल ने परिचय दिया, ये विजय शर्मा हैं, किंग्स सिटी के बड़े नेता। ये दीन प्रकाश हैं, किंग्स सेंट्रल हॉस्पिटल के प्रमुख। ये सुनते ही रमेश की धुंधली आंखें चौड़ी हो गईं। बड़ा नेता? हाँ ठीक है, ये वही हैं, किंग्स सिटी न्यूज में अक्सर इन्हें बोलते देखा है। और अब वे यहाँ उसके सामने खड़े थे, खुद हॉस्पिटल में उसे देखने आए थे। विजय शर्मा बेड के पास आए और नर्म स्वर में बोले, रमेश अंकल आप अब कैसे हैं? रमेश अंकल? शहर का सबसे बड़ा नेता उसे अंकल कह रहा था। रमेश घबराहट में बोले, ये बड़े नेता, आप मुझे रमेश कह सकते हैं। मेरी सेहत ठीक है, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। उनकी आवाज उत्तेजना से कांप रही थी। उनके पीले चेहरे पर हल्की लालिमा छा गई। ऐसा कैसे चलेगा, आप राहुल भैया के पिता हैं, पीढ़ियों का लिहाज रखना पड़ता है, विजय शर्मा ने कहा। दरअसल विजय की उम्र रमेश से कुछ साल ज्यादा थी, मगर जैसा उसने कहा, रिश्तों का सम्मान जरूरी था। वह रमेश का नाम सीधे नहीं ले सकता था। थोड़ा रुककर वह बोला, रमेश अंकल आप निश्चिंत रहें, राहुल भैया ने आपके लिए सबसे अच्छे डॉक्टर का इंतजाम किया है। आप जल्द ही पहले जैसे हो जाएंगे। और हाँ, अगर कोई तकलीफ हो तो जरूर बताएं। रमेश के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह बोले, चिंता मत करें, सब ठीक है। फिर दीन प्रकाश आगे आए। उन्होंने रमेश से नमस्ते की और खुद उनके स्वास्थ्य की गहरी जांच की। कुछ और अभिवादन के बाद सबने कहा कि रमेश को आराम करना चाहिए और धीरे धीरे बाहर निकल गए। रमेश ने कमरे में भरी शानदार फल टोकरी को देखा। उनकी मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि कानों तक पहुंच गई। राहुल ने अपने पिता को इतना खुश देखा तो उसका मन भी हल्का हो गया। रमेश ने पूछा, राहुल तुम बड़े नेता को कैसे जानते हो? राहुल ने हल्के से कारण बताया, शायद उन्हें पता है कि मैं स्टॉक और बिटकॉइन से बहुत पैसे कमा रहा हूँ, तो शायद वे चाहते हैं कि मैं किंग्स सिटी में कुछ निवेश करूँ। रमेश ने सिर हिलाया और बोला, ऐसा है, अगर हालात ठीक हों तो किंग्स सिटी में कुछ निवेश कर देना। पापा चिंता न करें, आखिर किंग्स सिटी मेरा शहर है, सही वक्त पर मैं अपने शहर की मदद जरूर करूंगा, राहुल ने कहा। इस वक्त शांति वर्मा का फोन हल्के से हिला। उसने स्क्रीन पर नजर डाली और बोली, प्रिया ने मैसेज किया है, स्कूल खत्म होने के बाद वह हॉस्पिटल आएगी, पूछ रही है कि कुछ लाना है या नहीं। राहुल वर्मा ने यह सुना और बोला, प्रिया का स्कूल छूटने वाला है, इस वक्त गाड़ी मिलना आसान नहीं होगा, मैं उसे लेने जाता हूँ। ये कहकर वह वार्ड से बाहर की ओर बढ़ गया। शांति ने कुछ पूछना चाहा, राहुल ने गाड़ी कब खरीदी, मगर फिर उसे राहुल के भेजे 50 लाख रुपए याद आए। यहाँ तक कि किंग्स सिटी के बड़े नेता विजय शर्मा ने भी निवेश के लिए उसे भाई बनाया था। ऐसे में एक गाड़ी का होना कोई बड़ी बात नहीं लगी। उसने अपने पति रमेश वर्मा की खुशहाल शक्ल देखी और मुस्कुराकर बोली, अब तो तुम्हें राहुल के गलत रास्ते पर जाने की चिंता नहीं न? नहीं, रमेश ने बार बार कहा। मजाक क्या था, किंग्स सिटी का नेता उनके बेटे को भाई कहता था। ऐसा शख्स गलत रास्ते पर कैसे जा सकता था? किंग्स सिटी नंबर 1 मिडिल स्कूल शहर का सबसे बड़ा स्कूल था। यहाँ पूरे किंग्स सिटी के सबसे होनहार छात्र पढ़ते थे। स्कूल की घंटी बजी और ढेर सारे युवा छात्र अपनी बस्तों को कंधे पर लटकाए बाहर निकले। उनकी चाल में जवानी की उमंग थी, चेहरों पर उजाला। कुछ गणित की समस्याओं पर बहस कर रहे थे तो कुछ परीक्षा के सवालों का जिक्र। राहुल की नज़र भीड़ में अपनी बहन प्रिया वर्मा पर पड़ी। उसकी पतली काया और चोटी उसे दूर से ही पहचान में ला रही थी। उसी वक्त प्रिया ने भी राहुल को देख लिया। उसकी आंखें चमक उठीं और वह तेजी से दौड़कर उसके पास आए। राहुल ने उसका गोल मटोल चेहरा हल्के से दबाया और बोला, रोज खाना ठीक से खाया कर, इतना पतला हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। भैया, प्रिया ने नाराजगी भरे स्वर में विरोध किया। राहुल हंसा और बोला, चल पहले हॉस्पिटल चलते हैं। बात करते हुए उसने पास खड़ी लैम्बोर्गिनी का दरवाजा खोला और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। भैया, ये गाड़ी, प्रिया ने हैरानी से कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे गाड़ियों की ज्यादा समझ नहीं थी, मगर इतना तो वह जानती थी कि स्पोर्ट्स कारें महंगी होती हैं, शायद लाखों या करोड़ों की। राहुल ने सहजता से जवाब दिया, पिछले 2 सालों में मैंने स्टॉक और बिटकॉइन से खूब कमाई की, उसी से ये गाड़ी खरीदी। ये झूठ उसने कई बार बोला था, अब उसकी जुबान पर सहजता से चढ़ गया था। प्रिया चिल्लाई, भैया आप तो कमाल हैं। ये कहकर वह छोटे बंदर की तरह गाड़ी में कूद पड़ी। अंदर बैठते ही उसकी नन्ही उंगलियां यहाँ वहां टटोलने लगीं। कभी डैशबोर्ड को छुआ, कभी सीट को। उसकी काली आंखों में उत्साह और नयापन चमक रहा था। राहुल ने उसकी हरकतें देखी और मन ही मन मुस्कुराया। थोड़ी ही देर में दोनों किंग्स सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंच गए। इस वक्त रमेश वर्मा को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। कमरा इतना विशाल और साफ सुथरा था कि वह वार्ड कम किसी लग्जरी होटल का सुइट ज्यादा लग रहा था।
अलग बाथरूम, चमकती दीवारें और आरामदायक बेड, सब कुछ ऐसा कि यहाँ रहना बीमारी नहीं सुख का अनुभव लगे। इसके अलावा वीआईपी वार्ड में नर्स और देखभाल करने वाले कर्मचारी भी थे जो हर पल बेहतरीन सेवा देने को तैयार थे। प्रिया ने कमरे में कदम रखते ही चहक कर कहा, वाह, ये वार्ड तो शानदार है। रमेश का पीला चेहरा मुस्कान से भर गया। वह बोला, प्रिया, तुम्हें नहीं पता, अभी अभी किंग सिटी के बड़े नेता, हॉस्पिटल के डीन और कई डॉक्टर मुझसे मिलने आए थे। और हाँ, वो बड़ा नेता मुझे रमेश अंकल कहकर बुला रहा था। यह उनके जीवन का सबसे गर्व भरा पल था। अपनी बेटी को देखते ही उन्हें अपनी शान दिखाने की इच्छा हुई। शांति वर्मा हंसते हुए बोली, देखो कितने फूले नहीं समा रहे। ये सब राहुल की वजह से है। भैया सचमुच किंग सिटी के नेता को जानते हैं और नेता पापा से मिलने आए। प्रिया की आंखें गोल हो गईं। लैम्बोर्गिनी में बैठते वक्त उसे अंदाजा हो गया था कि उसका भाई अब बड़ा आदमी बन गया है, मगर यह बात उसके लिए कल्पना से परे थी। उसके लिए किंग सिटी का नेता आसमान छूने वाला शख्स था, और ऐसा शख्स उसके भाई की वजह से उसके पिता से मिलने आया था, उन्हें अंकल कह रहा था। रमेश अपनी बेटी का हैरान चेहरा देखकर और खुश हुए। वह गर्व से बोले, बिल्कुल, और इतना ही नहीं, किंग सिटी के नेता ने दिल्ली मेडिकल बोर्ड से एक बड़े विशेषज्ञ को मेरे ऑपरेशन के लिए बुलवाया है। वह कल आएंगे। सच में? बहुत अच्छा। प्रिया खुशी से उछल पड़ी। परिवार एक साथ था। हंसी खुशी का माहौल ऐसा था कि ट्यूमर की खबर से शुरू हुई उदासी अब कहीं गायब हो चुकी थी। प्रिया चहक कर बोली, भैया तो गजब हैं। मगर फिर उसे कुछ याद आया। उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। वह खुद को दोष देते हुए बोली, अगर मेरी बीमारी की वजह से भैया कॉलेज प्रवेश परीक्षा न छोड़ते और उन्हें यूनिवर्सिटी जाने का मौका न गंवाना पड़ता तो शायद वे और बेहतर होते। राहुल ने हल्के से प्रिया का चेहरा छुआ और मुस्कुरा कर बोला, ऐसा जरूरी नहीं। समाज में जल्दी आने की वजह से ही मैंने इतने पैसे कमाए और बड़े लोगों से जान पहचान बनाई। थोड़ा रुककर वह फिर बोला, अगर उस वक्त मैंने परीक्षा दी होती और यूनिवर्सिटी गया होता तो शायद अब तक नौकरी भी न मिली होती। और वैसे भी अब मुझे जयपुर यूनिवर्सिटी में विशेष रूप से भर्ती किया गया है। परीक्षा दी होती तो भी शायद इतना अच्छा स्कूल न मिलता। जयपुर यूनिवर्सिटी देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में से एक थी। राहुल पढ़ाई में सचमुच तेज था, मगर जयपुर यूनिवर्सिटी में दाखिला प्रदर्शन पर निर्भर करता था। प्रिया की आंखें फिर चमक उठीं। वह बोली, भैया, आपका मतलब है कि आप जयपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? कोई नकली बात थोड़े ही है। जयपुर यूनिवर्सिटी के गणित संकाय के डीन ने मुझे विशेष रूप से भर्ती किया, राहुल ने कहा। शानदार, कमाल है। रमेश और शांति दोनों खुशी से चिल्लाए। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें और यूनिवर्सिटी जाएं। राहुल का यूनिवर्सिटी न जा पाना उनके लिए हमेशा एक अफसोस था। अब उसका जयपुर यूनिवर्सिटी में दाखिला उनके लिए खुशखबरी था। हालांकि वीआईपी वार्ड में अलग नर्स और देखभाल करने वाले रमेश की सेवा के लिए थे, फिर भी राहुल ने एक बेड किराए पर लिया ताकि रात को उनके साथ रह सके। सुबह सुबह उसका फोन हल्के से हिला। एसबीआई आपको सूचित करता है, आपके खाते में 7 लाख रुपए जमा हुए। अगले दिन शांति सुबह सुबह नाश्ता लेकर पहुंच गई। नाश्ते के बाद परिवार वार्ड में बातें करने लगा। जब सुबह की गर्म किरण खिड़की से बेड पर पड़ी, विजय शर्मा और डॉक्टरों का एक बड़ा समूह वार्ड में आया। विजय ने अपने पास खड़े मध्यम कद के डॉक्टर की ओर इशारा किया और बोला, राहुल भैया, ये है डॉक्टर संजय मेहरा। डॉक्टर संजय, आप सुबह सुबह जयपुर से यहाँ तक आए, मेहनत की, राहुल ने कहा। संजय मेहरा मुस्कुराए और बोले, श्रीमान राहुल, आप बहुत विनम्र हैं। बीमारियों का इलाज करना और लोगों को बचाना हम डॉक्टरों का कर्तव्य है। यह मेरा काम है। हालांकि राहुल युवा दिखता था, मगर किंग सिटी का नेता उसे भाई कहता था। संजय मेहरा उसे हल्के में नहीं ले सकते थे। विजय शर्मा बेड के पास गए और चिंता से बोले, रमेश अंकल, आप आज कैसे हैं? रमेश ने जल्दी जवाब दिया, अब बहुत बेहतर हूँ। विजय शर्मा बोले, अच्छा, बहुत अच्छा। फिर संजय मेहरा बेड के पास आए। उन्होंने रमेश के शरीर की जांच की और उनकी रिपोर्ट को गौर से पढ़ा। फिर बोले, श्रीमान रमेश, आपकी हालत ठीक है। मैं थोड़ी देर बाद ऑपरेशन कर सकूंगा। चिंता न करें, ये जल्दी खत्म हो जाएगा और आप जल्द ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, रमेश ने बार बार कहा। सबकी निगाहों के बीच रमेश वर्मा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। सफेद गाउन में लिपटे डॉक्टरों की टीम और धीरे धीरे सरकता स्ट्रेचर, ये दृश्य किसी फिल्म का हिस्सा सा लग रहा था। विजय शर्मा शुरू में रमेश के ऑपरेशन के खत्म होने तक रुकना चाहते थे। उनकी आंखों में राहुल वर्मा के प्रति एक खास सम्मान था और वे इस मुश्किल घड़ी में साथ देना चाहते थे। मगर किंग सिटी के बड़े नेता के लिए वक्त की कमी हमेशा एक चुनौती थी। तभी उनके फोन पर एक आपातकालीन कॉल आया। विजय ने राहुल की ओर देखा, हल्के से सिर झुकाया और बोले, राहुल भैया, मुझे जाना होगा, मगर अंकल ठीक हो जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ये कहकर वे हॉस्पिटल से निकल गए। समय धीरे धीरे बीतता गया।
हर मिनट 1 घंटे सा लग रहा था। राहुल, शांति और प्रिया गलियारे में चुपचाप बैठे थे। दीवार पर टिकी घड़ी की सुइयां अपनी रफ्तार से चल रही थीं, मगर उनके लिए जैसे रुक सी गई थीं। पलक झपकते ही दोपहर के 12 बज गए। राहुल का फोन हल्के से हिला और स्क्रीन पर लाल लिफाफा चमक उठा। डिंग, बधाई हो, आपको 2000 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 5 रुपये मिले। ... डिंग, बधाई हो, आपको 10,000 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको सिल्वर माउंटेन ग्रुप के 51% शेयर मिले। राहुल ने जैसे ही ये देखा, उसके कदम एक पल के लिए ठिठक गए। सिल्वर माउंटेन ग्रुप, उसकी याददाश्त में यह नाम गूंजा। अगर उसे ठीक याद था तो सिल्वर माउंटेन ग्रुप में सिल्वर माउंटेन मॉल, सिल्वर माउंटेन गोल्ड जैसी कंपनियां शामिल थीं, जिनकी बाजार कीमत अरबों रुपए थी। और अब उसके पास इस ग्रुप के 51% शेयर थे, यानी पलक झपकते ही अरबों की संपत्ति उसके नाम हो गई थी। ये सोचते हुए उसकी भौहें हल्के से सिकुड़ गईं। उसकी यह सोच 12:01 तक खिंच गई। कुछ लाल लिफाफे छूट गए, मगर राहुल को इसका अफसोस नहीं था। 51% शेयरों की तुलना में कुछ हजार रुपए क्या मायने रखते थे। खट, तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा धीरे से खुला। संजय मेहरा और कई डॉक्टर थके हुए कदमों से बाहर निकले। उनके चेहरों पर पसीने की बूंदें थीं और आंखों में ऑपरेशन की गहनता की छाप। शांति वर्मा फौरन उठी और घबराहट से बोली, डॉक्टर संजय, रमेश कैसे हैं? संजय मेहरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ऑपरेशन बहुत सफल रहा। अगर वे कुछ दिन हॉस्पिटल में आराम करें और ठीक हों तो सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शांति की आवाज में उत्तेजना थी और उनकी आंखें नम हो आईं। हालांकि उन्हें पता था कि संजय मेहरा एक विशेषज्ञ हैं और रमेश का इलाज करने में सक्षम हैं, फिर भी उनका दिल पिछले 2 दिनों से लटका हुआ था। रात भर नींद नहीं आई थी। हर ऑपरेशन में जोखिम होता है और कोई भी हादसा हो सकता था। अब जाकर उनकी सांस में सांस आए। उन्होंने पूछा, क्या मैं रमेश से मिल सकती हूँ? संजय मेहरा बोले, श्रीमान रमेश का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है और वे सो रहे हैं। बेहतर होगा कि उन्हें पहले आराम करने दें। ठीक है, शांति ने बार बार सिर हिलाया। जब रमेश ने आंखें खोलीं तो बाहर रात का अंधेरा छा चुका था। प्रिया वर्मा, जो स्कूल से सीधे हॉस्पिटल दौड़ी आई थी, खुशी से चहक उठी, पापा आप जाग गए। शांति ने धीरे से कहा, प्रिया आवाज धीमी रख। फिर नर्म स्वर में रमेश से पूछा, कुछ तकलीफ तो नहीं है? राहुल भी पास आया और बोला, पापा आप कैसे हैं? रमेश ने सिर हिलाया और कहा, मुझे अच्छा लग रहा है। ये सुनकर सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उधर सिल्वर माउंटेन ग्रुप के चेयरमैन के ऑफिस में संजय गुप्ता ने अपने सामने रखी जानकारी को कई बार पढ़ा। हर बार उनके मुंह से एक लंबी सांस निकली। वह बोले, शुरुआत में कंपनी को बढ़ाने के लिए हमने ढेर सारे शेयर बाजार में छोड़े थे। अब इस श्रीमान राहुल वर्मा ने हमारे सिल्वर माउंटेन ग्रुप के 51% शेयर हासिल कर लिए। उनके चेहरे पर पछतावा था। 51% शेयर यानी सबसे बड़ा हिस्सेदार। सिल्वर माउंटेन ग्रुप संजय गुप्ता का बनाया हुआ कारोबारी साम्राज्य था। सालों की मेहनत से यह यहाँ तक पहुँचा था और अब यह उनके नियंत्रण में नहीं रहा। ये पछतावा उन्हें कैसे न होता? संजय ने लंबे समय तक सोचा। उनकी उंगलियां कागज पर थिरकती रहीं और आखिरकार उन्होंने कागज पर लिखे नंबर को डायल किया। हाय श्रीमान राहुल, मैं संजय गुप्ता हूँ, सिल्वर माउंटेन ग्रुप का चेयरमैन, उन्होंने सावधानी से कहा। फोन से राहुल की गहरी आवाज आई, हाँ क्या बात है? राहुल को दोपहर में मिले 51% शेयर याद थे, इसलिए संजय का कॉल उसे हैरान नहीं कर रहा था। संजय बोले, आप अब हमारी कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। ग्रुप के भविष्य के विकास के लिए कोई निर्देश? राहुल ने सहजता से कहा, आप पहले जैसे ही चलाएं, अच्छे से विकास करें। मैं सिर्फ कंपनी के शेयरों से डिविडेंड लूंगा। राहुल को सचमुच सिल्वर माउंटेन ग्रुप के विकास में कोई रुचि नहीं थी। अगर मुमकिन होता तो वह सारे शेयर तुरंत बेच देता, मगर सिस्टम से मिली चीजों का व्यापार मना था। संजय ने ये सुना तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह बोले, जी हम आपके डिविडेंड समय पर खाते में भेज देंगे। उन्हें डर था कि सबसे बड़ा शेयरधारक कंपनी में बेवजह दखल देगा। अगर राहुल सिर्फ डिविडेंड लेना चाहता था तो यह उनके लिए खुशखबरी थी, बहुत बड़ी खुशखबरी। अगले कुछ दिन राहुल हॉस्पिटल में अपने पिता की देखभाल में लगा रहा। उसने डॉक्टरों से कहा कि ग्लोबुलिन जैसे सबसे अच्छे दवाइयों का इस्तेमाल करें ताकि रमेश का शरीर जल्दी ठीक हो। एक दिन की देखभाल का खर्चा हजारों रुपए था, मगर रमेश की सेहत और रंगत दिन ब दिन बेहतर होती गई। वह अब बेड से उठकर कुछ कदम चल भी सकते थे। इन दिनों में राहुल को हर दोपहर 12 बजे लाल लिफाफों से सिर्फ नकद ही मिला। सांस लेने, चलने और सोने से मिले पैसे भी जुड़ते गए। उसके खाते में अब 30 लाख रुपए से ज्यादा थे। नाम राहुल वर्मा, स्तर LV4। LV4 इनाम, हर सांस पर 10 रुपये, हर सेकंड की नींद पर 10 रुपये, हर कदम पर 10 रुपये। इनाम रोज रात 12 बजे खाते में जमा होंगे।
अपग्रेड के लिए खर्च राशि 7,50,000, 1 करोड़, उपहार, जुआ आदि शामिल नहीं। सिस्टम से प्राप्त वस्तुओं का व्यापार निषिद्ध। कौशल, पेशेवर कार ड्राइविंग कौशल, आकर्षण प्रभाव 5% संभावना से पहली नज़र में प्यार, अविस्मरणीय हिंसक सौंदर्य, शराब का सज्जन, पूर्ण एकाग्रता 5% संभावना से प्रेरणा की चमक, प्रोफेसर स्तर का गणित अनुभव। धन 1 करोड़ 3 लाख रुपये। शांति ने पिछले दिन जो 50 लाख रुपये भेजे थे वे इस खर्च में शामिल नहीं थे, मगर राहुल को इसकी परवाह नहीं थी। शांति ने रमेश के लिए सेब काटा और बोली, इस वीकेंड प्रिया को छुट्टी है। राहुल, उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाओ। हाँ, बाहर घूम आओ। मेरी सेहत अब ठीक है, मगर तुम लोग यहाँ वार्ड में बंद होकर रह गए, रमेश ने कहा। राहुल को पिता की बात सही लगी। उसने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, हम बाहर घूमने जाएंगे। शानदार, प्रिया खुशी से बोली। पिता की बीमारी देखकर प्रिया बहुत डर गई थी। अब जब रमेश ठीक हो रहे थे, उसका चंचल स्वभाव फिर जाग उठा। वार्ड में लगातार रहना उसे भारी पड़ रहा था। राहुल ने प्रिया के हल्के फीके कपड़े देखे और बोला, प्रिया, पहले कुछ कपड़े खरीदते हैं। किंग्स सिटी में अच्छे कपड़े कहाँ मिलते हैं? मेरे लिए पैसे मत बचाना। प्रिया चहक कर बोली, सिल्वर माउंटेन मॉल। पहले वह कभी सिल्वर माउंटेन मॉल में कपड़े नहीं खरीदती थी। वहाँ के कपड़े शानदार थे, मगर कीमतें आसमान छूती थीं। मगर अब उसे कोई झिझक नहीं थी। राहुल 1 लाखों की लैम्बोर्गिनी चलाता था। उसके पैसे से महंगे कपड़े खरीदने में उसे कोई बोझ नहीं लगा। भाई का पैसा बहन पर खर्च करना तो बनता है, और राहुल ने खुद कहा था कि पैसे मत बचाना। राहुल ने प्रिया की बात सुनी तो उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आया। सिल्वर माउंटेन मॉल, सख्ती से कहें तो यह उसकी अपनी संपत्ति थी। अपनी ही मॉल में कपड़े खरीदने जाना। उसने हल्के से हंसकर कहा, ठीक है, तो सिल्वर माउंटेन मॉल चलते हैं। हालांकि प्रिया वर्मा पहले कई बार लैम्बोर्गिनी में बैठ चुकी थी, मगर आज फिर से उसमें सवार होते ही उसके चेहरे पर नयापन चमक उठा। उसकी आंखें गाड़ी के भीतर चारों ओर घूम रही थीं, जैसे हर कोना उसे पहली बार दिख रहा हो। उसकी उंगलियां कभी चमड़े की सीट को छूती तो कभी डैशबोर्ड पर हल्के से थपथपाती। सिल्वर माउंटेन मॉल किंग्स सेंट्रल हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं था। महज 10 मिनट की ड्राइव में राहुल वर्मा अपनी बहन के साथ मॉल के सामने खड़ा था। राहुल ने पहले 2 कप मिल्क टी खरीदी। उसने 1 कप प्रिया को थमाया और दूसरा अपने हाथ में रखा। फिर दोनों भाई बहन मॉल में टहलने लगे। सिल्वर माउंटेन मॉल की चमकती दुकानें, रंग बिरंगी लाइटें और हल्की भीड़, ये सब किंग्स सिटी जैसे छोटे चौथे दर्जे के शहर के लिए थोड़ा असाधारण था। यहाँ की खपत कम थी। पूरे मॉल में 10,000 रुपये से ज्यादा की कोई पोशाक नहीं थी। शुरू में प्रिया ने सोचा था कि वह बिना सोचे समझे ढेर सारे कपड़े खरीद लेगी, मगर जब वह सिल्वर माउंटेन मॉल की दुकानों में पहुंची तो पहले से कई गुना महंगे कपड़े देखकर उसकी हिम्मत डगमगा गई। वह एक के बाद एक दुकान में घूमती रही, मन ही मन तय करती रही कि उसे सुंदर और सस्ते कपड़े चाहिए। इस लक्ष्य ने उसे जोश से भर दिया। वह हर दुकान में घुसती, कपड़ों को उलट पलट करती और खुशी से चहकती। वह तो खुश थी, मगर राहुल की हालत खराब हो गई। हालांकि उसके पास हिंसक सौंदर्य का कौशल था जो उसके शरीर को मजबूत बनाता था, फिर भी 1 घंटे तक लगातार घूमने से उसके पैरों में हल्की थकान छा गई। जब वे एक और कपड़ों की दुकान में घुसे, राहुल ने कपड़ों का बैग थामा और कुर्सी पर धम्म से बैठ गया। उसने प्रिया की ओर देखा और बोला, तू चुन ले, मैं यहाँ आराम करता हूँ। प्रिया ने एक सुंदर स्कर्ट उठाए और चेंजिंग रूम की ओर बढ़ गई, मगर उसके पीछे न जाने कब एक जोड़ा आ खड़ा हुआ था। धम्म, प्रिया का छोटा सा कंधा उस जोड़े की महिला से टकरा गया। उसके हाथ की मिल्क टी छलककर उस महिला के कपड़ों पर गिर गई। वह महिला भारी मेकअप में लिपटी थी, जैसे किसी नाटक की तैयारी में हो। प्रिया घबराए और जल्दी जल्दी बोली, माफ करें, माफ करें। उसने अपनी जेब से टिश्यू निकाला और महिला के कपड़ों पर लगी मिल्क टी पोंछने लगी, मगर उस महिला का गुस्सा शेर की दहाड़ सा फूट पड़ा। वह चिल्लाई, क्या तुम्हें आंखें नहीं दिखती? ये मेरे नए खरीदे कपड़े हैं। ये कहते हुए उसने अपना हाथ उठाया और प्रिया के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चटाक, यह आवाज दुकान में गूंज उठी। प्रिया के कोमल गाल पर लाल निशान उभर आया, मगर महिला का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने फिर से प्रिया की ओर हाथ बढ़ाया। धम्म, प्रिया, जो पहले ही चक्कर में थी, अपनी छोटी काया के साथ जमीन पर गिर पड़ी। पास खड़ा उसका पुरुष साथी, जो अनिमा की शर्ट पहने था, गुस्से से बोला, मेरी गर्लफ्रेंड के कपड़े गंदे करने की हिम्मत, कितनी अंधी हो। ये कहते हुए उसने प्रिया की ओर लात चलाई। धम्म, मगर ये लात हवा में रुक गई। राहुल ने उसे बीच में ही रोक लिया। जब उस महिला ने प्रिया को थप्पड़ मारा, राहुल की नजर वहीं थी। वह रोकना चाहता था, मगर दूरी ज्यादा होने की वजह से देर हो गई। पुरुष ने देखा कि उसकी लात रोक दी गई तो गुस्से से चिल्लाया, कौन हो तुम? मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे हुई? धम्म, राहुल ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी टांग उठाई और एक जोरदार लात मारी।
वह पुरुष कई मीटर दूर जा गिरा, दीवार से टकराया और एक मंद ध्वनि गूंजी। राहुल पहले प्रिया के पास पहुंचा। उसने उसे सहारा देकर उठाया और चिंता से पूछा, प्रिया ठीक हो? प्रिया का बायां गाल अब लाल और सूजा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू निकलने को थे, मगर वह रो नहीं पा रही थी। बड़े बड़े आंसू बारिश की बूंदों से गिरते रहे। वह सिसकते हुए बोली, कुछ नहीं। उसने सिर हिलाया। उस जोड़े को देखकर लग रहा था कि वे आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। वह राहुल को मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। राहुल ने प्रिया की दयनीय हालत देखी। उसका गुस्सा भड़क उठा। वह बोला, प्रिया चिंता मत कर, मैं इनसे इसका हिसाब लूंगा। ये कहकर वह पलटा। उसकी ठंडी तीखी नजरें उस भारी मेकअप वाली महिला पर टिक गईं। महिला अभी अपने साथी के उड़ने से उबर भी नहीं पाई थी। राहुल की नजरों से उसका शरीर कांप उठा। वह अनजाने में 2 कदम पीछे हटी और डरते हुए बोली, तुम क्या करना चाहते हो? माफी मांग। राहुल का स्वर बर्फ सा ठंडा था। उसी वक्त उसने एक थप्पड़ महिला के चेहरे पर जड़ दिया। चटाक। महिला का चेहरा फौरन लाल हो गया। उसका ताजा लगाया हुआ आईलाइनर टूटकर बहने लगा। माफी मांग। 2 सेकंड रुककर राहुल फिर चिल्लाया और दूसरा थप्पड़ मारा। चटाक। महिला का चेहरा और सूज गया। दूसरा आईलाइनर भी बिखर गया। माफी मांग। राहुल ने तीसरी बार चिल्लाया और एक और थप्पड़ जड़ा। चटाक। इस बार ताकत और बढ़ गई थी। महिला जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से खून और टूटे दांत बाहर आए। उसका चेहरा सुअर के सिर सा सूज गया था। वह जमीन पर पड़ी थी और राहुल को फिर हाथ उठाते देख उसका शरीर थरथर कांपने लगा। वह घुटनों के बल बैठ गई और डर से चिल्लाई, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मैं गलत थी। उसकी नाक और आंसुओं का बहाव रुक नहीं रहा था। राहुल बोला, मुझसे माफी नहीं। महिला ने प्रिया की ओर सिर झुकाया और बार बार बोली, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए था, धक्का नहीं देना चाहिए था। दुकान का क्लर्क डर से कोने में छुप गया था। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। प्रिया भी उस महिला की हालत देखकर हैरान थी। वह बोली, भैया अब छोड़ दो न। तभी वह अनिमा शर्ट वाला पुरुष जमीन से उठा। उसने अपना पेट पकड़ा, राहुल की ओर उंगली उठाए और गुस्से से चिल्लाया, हिम्मत है तो रुक। मुझे आज तक किसी ने ऐसे नहीं मारा। हिम्मत हो तो इंतजार कर, यहाँ से मत भाग। ये कहकर उसने फोन निकाला और तेजी से नंबर डायल किया। विकास भाई, मैं पंकज यादव हूँ, उसने कहा। अरे पंकज, क्या बात है? फोन से विकास की आरामदायक आवाज आई। विकास भाई, मेरी गर्लफ्रेंड सुनीता और मुझे सिल्वर माउंटेन मॉल की के कपड़े की दुकान पर किसी ने मारा। आप कुछ लोगों को लेकर आइए, हमारी मदद करें, पंकज ने सीधे कहा। विकास चौंका, क्या मेरे इलाके में तुम्हें कोई मारने की हिम्मत करे? उसे रुकने बोलो, मैं फौरन लोगों को लेकर आता हूँ। उल्टा हो गया है। पंकज विकास का चचेरा भाई था। अगर सिर्फ पंकज को चोट लगती तो विकास इतना गुस्सा न होता। मगर सुनीता का मामला अलग था। विकास सिल्वर माउंटेन मॉल का डिपार्टमेंट मैनेजर था। सुनीता के पिता जयपुर स्नैक कंपनी के चेयरमैन थे। हर साल जयपुर स्नैक कंपनी विकास को मोटी रकम देती थी ताकि उनके स्नैक्स मॉल के अंडरग्राउंड सुपरमार्केट में बिक सकें। सुनीता के पिता विकास के लिए धन का स्रोत थे। अब उनके धन की बेटी को सिल्वर माउंटेन मॉल में मारा गया था। विकास का गुस्सा 7वें आसमान पर था। फोन काटते ही विकास ने 30 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया। उनकी भीड़ आक्रामक ढंग से के कपड़े की दुकान की ओर बढ़ी। राहुल को पंकज के फोन कॉल की परवाह नहीं थी। उसके पास हिंसक सौंदर्य का कौशल था। 100 लोगों से भी निपटना उसके लिए मुश्किल नहीं था। आज वह अपनी बहन को परेशान करने वालों को सबक सिखाना चाहता था। प्रिया ने राहुल को जल्दी जाने की सलाह देनी चाहिए, मगर राहुल कुर्सी पर धम्म से बैठ गया जैसे उसका जाने का कोई इरादा ही न हो। प्रिया को पंकज का कॉल याद आया। उसके मन में चिंता और डर की लहरें उठने लगीं। वह कुछ देर हिचकिचाई, फिर चुपचाप कोने में गई और पुलिस को फोन लगा दिया। विकास यादव कई सालों से सिल्वर माउंटेन मॉल में काम कर रहा था। यहाँ की हर गली, हर दुकान, हर कोना उसे अपनी जेब की तरह मालूम था। थोड़ी ही देर में वह अपने 30 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ के कपड़े की दुकान के सामने पहुंच गया। उनकी भारी भरकम टोली सड़क पर एक छोटे तूफान सी लग रही थी। दूर से पंकज यादव ने उन्हें देखा। उसने हाथ हिलाया और चिल्लाया, विकास भाई, मैं यहाँ हूँ। उसकी नजरें राहुल वर्मा पर ठंडी और जहरीली थीं, जैसे कह रही हो, देख ले अब तेरा क्या हाल होता है। सुनीता यादव, जिसका चेहरा सुअर के सिर सा सूज चुका था, इतने सारे लोग देखकर अचानक हिम्मत से भर उठी। उसने कांपती उंगली से राहुल की ओर इशारा किया और चीखी, ये वही है, इसने मुझे मारा। विकास भाई, इसे सबक सिखाओ। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। विकास ने सुनीता की हालत देखी तो एक पल के लिए चौंका। फिर उसने भरोसा दिलाया, सुनीता बहन, चिंता मत करो, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। उसकी नजरें राहुल पर टिक गईं। वह जहर बुझी आवाज में बोला, लड़के, तुझे बहुत हिम्मत है। हमारे सिल्वर माउंटेन मॉल में गुंडागर्दी करने की जुर्रत। मुझे शक है कि तूने यहाँ चोरी की है।
फिर उसने अपने गार्ड्स की ओर देखकर हुक्म दिया, भाइयों इसे पकड़ो और सिक्योरिटी रूम ले चलो, फिर जांच के बाद निपटारा करेंगे। विकास का इरादा साफ था। सिल्वर माउंटेन मॉल में उस वक्त भीड़ थी। सबके सामने राहुल को सबक सिखाना ठीक नहीं था, कहीं कोई परेशानी न हो जाए। एक बहाना बनाकर उसे सिक्योरिटी रूम ले जाना सबसे आसान था। वहां जो करना हो कर लेंगे। राहुल ने सिक्योरिटी गार्ड्स की भीड़ पर एक नज़र डाली। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव उभरा। शुरू में उसने सोचा था कि इन सबको सबक सिखाएगा, मगर ये गार्ड सिल्वर माउंटेन मॉल के थे, यानी उसके अपने कर्मचारी। ये सोचते हुए उसने फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। विकास ने राहुल को फ़ोन पर देखा और तंज कसा, किसी को बुला रहा है। हाँ, देखता हूँ कौन बचाने आएगा हमारे मॉल में गुंडागर्दी और चोरी करने वाले को। सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी राहुल को पकड़ने की कोशिश रोक दी। उनके चेहरों पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी, जैसे वे राहुल का तमाशा देखना चाहते हों। उधर सिल्वर माउंटेन ग्रुप मुख्यालय मीटिंग रूम। संजय गुप्ता, कंपनी के चेयरमैन, अपने जनरल मैनेजर, डायरेक्टर्स और बाकी बड़े अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक कर रहे थे। मेज पर कागजात बिखरे थे और हवा में गंभीरता तैर रही थी। तभी संजय का फोन तेजी से हिला। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। उन्हें बैठक के दौरान फोन की बाधा से सख्त नफरत थी। उन्होंने फोन उठाया और बिना देखे काटने को हुए, मगर स्क्रीन पर नंबर देखते ही उनकी आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने बिना देर किए फोन जोड़ा। श्रीमान राहुल, आप कैसे हैं? उनकी आवाज में सावधानी थी। मैं अभी किंग्स सिटी के सिल्वर माउंटेन मॉल में हूँ। यहाँ दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे घेर लिया है। कह रहे हैं कि मैंने गुंडागर्दी की और चोरी की। अब मुझे सिक्योरिटी रूम ले जाना चाहते हैं। राहुल ने ये कहकर फोन काट दिया। संजय गुप्ता के माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। उसने क्या सुना? राहुल वर्मा, जिनके पास सिल्वर माउंटेन ग्रुप के 51% शेयर थे, को किंग्स सिटी के सिल्वर माउंटेन मॉल में सिक्योरिटी गार्ड्स ने घेर लिया। गुंडागर्दी और चोरी का इल्जाम। ये गार्ड्स इतनी हिम्मत कैसे कर सकते थे? राहुल के पास 51% शेयर थे, वह चाहे तो पूरा मॉल तोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं थी। चोरी की बात तो मजाक थी। किंग्स सिटी का सिल्वर माउंटेन मॉल उसे मुफ्त में दे दे तो भी शायद वह न ले। और अब राहुल ने पहली बार मॉल के बारे में कुछ कहा था। ये सिक्योरिटी गार्ड्स, ये हरामखोर उससे उलझ गए थे। हरामखोरों की टोली। संजय ने गुस्से से चिल्लाकर फोन पटका। मीटिंग रूम में मौजूद बड़े अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। संजय गुप्ता कभी बैठक में फोन नहीं उठाते थे। आज न सिर्फ उठाया, बल्कि इतने सम्मान से बात की कि उनकी आवाज में चापलूसी झलक रही थी। और फिर गुस्से में चिल्लाए भी। श्रीमान राहुल, क्या ये वही रहस्यमयी शख्स था जिसने हाल ही में ग्रुप के 51% शेयर खरीदे थे? सबके मन में सवाल उठ रहे थे, मगर संजय को इन सवालों की परवाह नहीं थी। उन्होंने फौरन अपने सामने का लैपटॉप खोला। उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चलीं और उन्होंने किंग्स सिटी के जनरल मैनेजर अजय सिंह का नंबर डायल किया। उधर अजय सिंह एक क्लाइंट से कारोबारी बातचीत खत्म कर सिल्वर माउंटेन मॉल के पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी कर रहे थे। उनका इरादा ऑफिस जाकर कुछ कागजात निपटाने का था। तभी उनकी जेब में फोन तेजी से बजा। उन्होंने बेपरवाही से स्क्रीन देखी। अगले ही पल उनकी आंखें सिकुड़ गईं और दिल तेजी से धड़कने लगा। अजय बहुत सतर्क इंसान थे। कंपनी के सभी बड़े अधिकारियों के नंबर उनके फोन में सेव थे। और यह कॉल चेयरमैन संजय गुप्ता का था। उन्होंने उत्तेजना से कांपते हाथों से फोन उठाया। हाय चेयरमैन, वह बोले। ठीक है, ठीक का ढक्कन। अजय सिंह, तुम जनरल मैनेजर कैसे बने? सूखा खाना खाते हो, बिल्कुल बेलगाम हो गए हो। संजय गुप्ता की गर्जना फोन से निकली। अजय को सपने में भी नहीं लगा था कि उन्हें डांट पड़ेगी। कुछ सेकंड तक वह हैरान रहे, फिर बोले, चेयरमैन, मुझे समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? अच्छा तो बता, किंग्स सिटी के सिल्वर माउंटेन मॉल में दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स हमारे ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक श्रीमान राहुल वर्मा को गुंडागर्दी और चोरी का इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? उसे पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? संजय गुप्ता ने गुस्से से चिल्लाया। हम। अजय को लगा जैसे उनके कानों में कोई गोला फटा हो। वह पूरी तरह स्तब्ध रह गए। हाल ही में कुछ अफवाहों से उन्हें पता चला था कि एक रहस्यमयी शख्स ने सिल्वर माउंटेन ग्रुप के 51% शेयर खरीदे हैं, और अब वही शख्स उनके मॉल में सिक्योरिटी गार्ड से घिरा था। ये बड़ी बात थी, बहुत बड़ी गड़बड़। अजय घबराते हुए बोले, चेयरमैन, इसमें कोई गलतफहमी होगी। मैं अभी अभी क्लाइंट से बात करके लौटा हूँ। मैं फौरन मॉल जाता हूँ। जल्दी कर, याद रख, श्रीमान राहुल वर्मा को संतुष्ट करना है, वरना। हाँ। संजय ने गुस्से से फोन काट दिया। अजय, जो पहले आराम से ऑफिस की ओर बढ़ रहे थे, अब रुकने की हिम्मत नहीं कर सके। वह 100 मीटर की रफ्तार से मॉल की ओर दौड़े। भागते वक्त उनका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़े। घुटना छिल गया, मगर उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। वह लुढ़कते हुए उठे और सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़े। के कपड़े की दुकान के सामने। विकास ने राहुल को फोन काटते देखा। मॉल में भीड़ बढ़ रही थी और लोग उनकी ओर देखने लगे थे।
उसे लगा कि अब और देर नहीं करनी चाहिए, वरना कोई अनचाही मुसीबत हो सकती थी। उसने चिल्लाकर कहा, भाइयों, अब इंतजार मत करो, इस गुंडे और चोर को सिक्योरिटी रूम ले चलो, फिर जांच के बाद निपटारा करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने हामी भरी और राहुल को घेर लिया। उनके कदम आगे बढ़ ही रहे थे कि दूर से एक गुस्से भरी दहाड़ गूंजी, हद में रहो, तुम में से कौन हिम्मत करेगा। धन्यवाद नॉवल स्टोरीज हब सुनने के लिए। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें।